हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल देविका स्टडीज। तो बच्चों, आज हम क्लास 12 केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 7 अल्कोहल, फिनॉल तथा ईथर से 7 महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं जो कि आपसे विगत परीक्षा में पूछे गए हैं। मतलब कि ये हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो कि आपके एग्जाम में आपकी खूब हेल्प करेंगे। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है कि अल्कोहलों के क्वथनांक ईथरों की तुलना में उच्च होते हैं, क्यों? तो सबसे पहले समझो क्वथनांक क्या होता है। क्वथनांक होता है तो अल्कोहल का जो उबलने का पॉइंट है, मतलब कि इनका बॉइलिंग पॉइंट ईथरों की तुलना में अधिक होता है। तो हमसे यही पूछा गया कि ऐसा क्यों होता है। तो इसका आंसर है कि अल्कोहल के अणुओं के मध्य हाइड्रोजन बंध पाया जाता है। कि जो अल्कोहल के अणु होते हैं उनके बीच में हाइड्रोजन बंध पाया जाता है। कैसे पाया जाता है? देखो, अल्कोहल क्या होता है? ROH होता है अल्कोहल। तो अब देखो, O ये रहा, H ये रहा, तो ये तो हो गया OH और नीचे लिख दो R। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पूरा अल्कोहल। अब ऐसे ही हमने दूसरा ले लिया, ऑक्सीजन और इसका हाइड्रोजन और R आ गया नीचे, ऐसे ही हमने फिर ले लिया। ठीक है, तो ये क्या है? तो ये हमारे अल्कोहल। अब जो हाइड्रोजन है वो ऑक्सीजन के पास आ जाएगा, मतलब इनमें अट्रैक्शन हो जाएगा। तो जब इनमें अट्रैक्शन होगा तो ये आपस में कैसा बंध या बॉन्ड बनाएंगे? तो ये बॉन्ड होगा हमारा हाइड्रोजन। तो ये होगा हमारा हाइड्रोजन बंध। कौन सा बंध होगा? तो ये होगा हमारा हाइड्रोजन बंध। तो यही है क्वेश्चन में कि अल्कोहल के अणुओं के मध्य हाइड्रोजन बंध पाया जाता है। आपने देखा ना कि जो इनके अणु हैं इनके मध्य कौन सा बंध है? ये हाइड्रोजन बंध पाया जाता है, जिससे इनके अणु पास पास आ जाते हैं, जिससे जो ये इनके अणु है ये पास पास आ जाते हैं और इनका आणविक संगुणन हो जाता है। इस कारण अणुओं को वाष्पित करने के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। अतः अल्कोहल का क्वथनांक अधिक होता है, जबकि ईथरों में हाइड्रोजन बंध नहीं पाए जाते हैं, इसलिए ईथरों का क्वथनांक कम होता है। मतलब है इसका कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में अट्रैक्शन पैदा होता है। तो हाइड्रोजन बंध बनाने के लिए तो ये एक दूसरे के पास पास आ जाते हैं और पास पास आने के बाद अणुओं में क्या होता है? संगुणन हो जाता है। संगुणन का मतलब कि ये एक गुच्छा बना देते हैं। ये ऐसे आपस में पास पास आकर क्या बना देते हैं? गुच्छा बना देते हैं। तो जब हम अणुओं को गर्म करते हैं, तो जब भी हम इन अणुओं को गर्म करते हैं तो फिर गर्म करने के लिए इन्हें ऊर्जा देनी पड़ेगी। मतलब जब हम इन्हें गर्म करेंगे तो हमें इन्हें कुछ ना कुछ एनर्जी तो देनी ही पड़ेगी। तो कुछ ऊर्जा इनकी हाइड्रोजन बंध को तोड़ने में खर्च होती है। ठीक है, क्योंकि मतलब जब हम ईथर हो या अल्कोहल हो, जब हम उन्हें गर्म करेंगे तो हम उन्हें कुछ तो ऊर्जा देंगे। तो ईथर तो ऐसे ही गर्म हो जाते हैं, लेकिन जो ये अल्कोहल होते हैं इसमें हाइड्रोजन बंध होता है, जिसके कारण वो ऊर्जा इनके हाइड्रोजन बंध को तोड़ने में भी खर्च होती है। तो इसीलिए थोड़ी देर से उबलते हैं। तो बस यही कारण है कि इनका क्वथनांक ज्यादा होता है और जो ईथर है उनमें हाइड्रोजन बंध ना होने की वजह से उन्हें कम ऊर्जा की जरूरत पड़ती है गर्म करने के लिए, इसलिए ईथरों का क्वथनांक कम होता है। तो बस कुल ये मिलाकर ये बात है कि इनमें हाइड्रोजन बंध में भी ऊर्जा खर्च होती है, इसीलिए इनका जो क्वथनांक है वो उच्च होता है। बस अब इसमें दूसरा क्वेश्चन है कि किण्वन किसे कहते हैं, इस क्रिया के लिए अनुकूल परिस्थितियां क्या है। और हाँ, ये क्वेश्चन एग्जाम में 2-2 नंबर के पूछे जाते हैं। तो क्वेश्चन है कि किण्वन किसे कहते हैं, इस क्रिया के लिए अनुकूल परिस्थितियां क्या है। तो किण्वन क्या है? यह एक जैव रासायनिक क्रिया है। कैसी क्रिया है? जैव रासायनिक क्रिया है। इसमें जटिल कार्बनिक यौगिक सूक्ष्म जीवों की सहायता से सरल कार्बनिक यौगिकों में अपघटित हो जाते हैं, इसे ही किण्वन कहते हैं। तो बस इतना सा है कि इसमें जो ये जटिल मतलब ठोस कार्बनिक यौगिक होते हैं वो सरल कार्बनिक यौगिकों में टूट जाते हैं। किसकी सहायता से टूटते हैं? तो ये सूक्ष्म सजीवों की सहायता से टूटते हैं, तो इसे ही किण्वन कहते हैं। अब है कि किण्वन क्रिया के लिए आवश्यक परिस्थितियां क्या हैं। तो सबसे पहला है कि किण्वन की क्रिया के लिए, अगर किण्वन की क्रिया हो रही है तो उसके लिए अनुकूल वो टेम्परेचर क्या है? तो वो है ताप है कि 25 से 30 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। किण्वन की क्रिया के लिए अनुकूल ताप 25 से 30 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए, क्योंकि अधिक ताप पर किण्व नष्ट हो जाते हैं। क्योंकि अधिक ताप अगर हम 30 से ऊपर ताप रखेंगे तो जो किण्व होते हैं वो आखिर नष्ट हो जाते हैं।
तथा बहुत कम ताप पर किण्वों की क्रियाशीलता कम हो जाती है। मतलब अगर हम टेम्परेचर 30 से ऊपर रखते हैं तो उसमें तो किण्व क्या हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। और अगर हम 25 से नीचे रखते हैं तो जो किण्वों की क्रियाशीलता है वो कम हो जाती है। तो इसीलिए जो ताप है वो इसमें 25 से 30 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। और दूसरा है कि किण्वन की क्रिया के लिए विलयन का पीएच मान 6 से 8 होना चाहिए। किण्वन की अगर क्रिया हो रही है तो उसके लिए जो हमारा विलयन है उसका मान पीएच मान जो होता है 6 से 8 होना चाहिए। तीसरा है कि विलयन तनु होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, तो हमारा विलयन सांद्र नहीं होना चाहिए, तो हमारा जो विलयन है वो तनु होना चाहिए, क्योंकि तनु विलयन में किण्व अधिक सक्रिय होते हैं। क्योंकि जो तनु विलयन होता है उसमें जो ये किण्व होते हैं ये अधिक सक्रिय होते हैं, मतलब अधिक क्रिया कर पाते हैं आसानी से। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है कि अल्कोहलों का अणुभार बढ़ने पर जल में विलेयता घटती है क्यों। कि अगर अल्कोहलों का अणुभार बढ़ता है तो वो जो जल में कम विलय होता है, क्यों? क्योंकि अल्कोहल का अणुभार बढ़ने पर जल में विलेयता घटती है। इसका कारण यह है कि अल्कोहल अणु के OH समूह तथा जल के अणुओं के बीच हाइड्रोजन बंध बनता है। क्योंकि इन दोनों के बीच हाइड्रोजन बंध बनता है, इसीलिए अल्कोहलों का अणुभार बढ़ने पर जल में उनकी विलेयता घटती जाती है। अब ये तो हो गया हमारा अल्कोहल। और H2O मतलब ये 2H और O, तो ये हो गया जल। फिर ले लिया H2O और फिर ये हमने वो ले लिया अल्कोहल। तो जब हमने इनकी आपस में देखा कि जब ये ऑक्सीजन हाइड्रोजन के पास जाकर क्या होगा, बनाएगा, तो ये बनाएगा हाइड्रोजन बंध। ऐसे ही ऑक्सीजन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन हाइड्रोजन, तो ये जो बंध है ये कौन सा है, तो ये बंध है हमारा हाइड्रोजन बंध। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 है कि ईथर की जल में विलेयता बहुत कम होती है क्यों। मतलब है कि ईथर की जल में विलेयता कम क्यों होती है, मतलब वो जल में कम क्यों घुलता है। तो ईथर के अणु जल के अणुओं के साथ हाइड्रोजन बंध नहीं बनाते हैं। यही कारण है कि ईथर जल में बहुत कम विलय होता है। तो बस इसमें ज़्यादा खेल किसका है, हाइड्रोजन बंध का है। कि ईथर के अणु जल के अणुओं के साथ हाइड्रोजन बंध नहीं बनाते हैं। जैसे ये आपस में हाइड्रोजन बना रहे हैं, ऐसे ही ईथर के अणु जल के अणुओं के साथ हाइड्रोजन बंध नहीं बनाते हैं। यही कारण है कि ईथर जल में बहुत कम विलय होते हैं। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है कि फिनोल की प्रकृति अम्लीय है, कारण स्पष्ट कीजिए। कि जो फिनोल होता है उसकी जो प्रकृति है वो अम्लीय क्यों है। तो इसका आंसर है कि फिनोल अम्लीय तथा क्षार से क्रिया करके लवण बनाता है। फिनोल अम्ल तथा क्षार, अम्लीय नहीं आएगा यहाँ, अम्ल आएगा। यहाँ आएगा कि फिनोल अम्ल तथा क्षार से क्रिया करके लवण बनाता है, अर्थात फिनोल की प्रकृति अम्लीय है, जबकि अल्कोहल उदासीन होते हैं। जबकि अल्कोहल कैसे होते हैं, तो ये उदासीन होते हैं। इसका कारण यह है कि फिनोल में OH समूह ऋण विद्युतीय फेनिल समूह से जुड़ा होता है। क्योंकि ये फिनोल का स्ट्रक्चर आपको पता है कि जो हमारी बेंजीन रिंग होती है उस पर अगर OH आ जाए तो जो इसका फिनोल में जो ये OH समूह है ये ऋण विद्युतीय फेनिल समूह, मतलब इस बेंजीन रिंग से जुड़ा होता है। और जबकि अल्कोहल में OH समूह धन विद्युतीय एल्किल समूह से जुड़ा होता है। इसमें जो OH है वो किस से जुड़ा होता है, तो वो एल्किल समूह से जुड़ा होता है। एल्किल होता है R, मतलब जो CH3 है, C2H5 है, ये सब। तो ये क्या होता है, तो अल्कोहल में OH समूह धन विद्युतीय एल्किल समूह, ये कैसा होता है, तो ये होता है धन विद्युतीय। और जबकि जो ये बेंजीन रिंग होती है ये क्या होती है, तो ये होती है ऋण विद्युतीय फेनिल समूह। तो इसीलिए ये फिनोल की जो प्रकृति है वो अम्लीय होती है। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है कि ल्यूकास परीक्षण पर टिप्पणी लिखिए। क्या है, 6th क्वेश्चन है ल्यूकास परीक्षण पर टिप्पणी लिखिए। तो इसमें होता है कि सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, कौन सा अम्ल, इसमें है सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और निर्जल जिंक क्लोराइड। सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और निर्जल जिंक क्लोराइड के 1:1, इसे भी 1 अनुपात में लिया और इसे भी, के अनुपात के मिश्रण को ल्यूकास अभिकर्मक कहते हैं। इसे तो सिर्फ
लुकास अभिकर्मक कहते हैं। किसे किसे? एक तो है हमारा सांद्र HCl और निर्जल ZnCl2। इनके 1:1 के अनुपात के मिश्रण को लुकास अभिकर्मक कहते हैं। तो ये आपसे MCQ में भी पूछा जाता है कि आखिर लुकास अभिकर्मक क्या है। तो ऑप्शन ये वाला सही होगा, जिसमें होगा सांद्र HCl और निर्जल ZnCl2। इसके द्वारा प्राथमिक, द्वितीयक व तृतीयक अल्कोहल का परीक्षण किया जाता है। तो जो ये लुकास परीक्षण है, इसके द्वारा प्राथमिक, द्वितीयक व तृतीयक अल्कोहल का परीक्षण किया जाता है। यह परीक्षण अलग अलग अल्कोहलों की लुकास अभिकर्मक से अलग अलग गति से अभिक्रिया करने पर आधारित होता है। कि जो ये परीक्षण होता है, जो टेस्ट होता है, ये अलग अलग अल्कोहल मतलब कि प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक अल्कोहल की लुकास अभिकर्मक से अलग अलग गति से अगर अभिक्रिया कराते हैं तो ये उससे होता है आधारित। ठीक है। किसी अल्कोहल में लुकास अभिकर्मक मिलाने पर एल्किल क्लोराइड बनता है। क्या बनता है? एल्किल क्लोराइड। तो अल्कोहल लिया ROH, इसमें हमने क्या लिया? सांद्र HCl और निर्जल ZnCl2। तो ठीक है, तो सांद्र HCl और निर्जल ZnCl2 मतलब ये हो गया हमारा लुकास अभिकर्मक से इसकी क्रिया कराई तो हमारा क्या बना? तो हमारा बना RCl मतलब एल्किल क्लोराइड। और क्या निकल गया? तो इसमें निकल गया हमारा H2O। अब हम देखें कि हमें कैसे पता चलेगा कि इसका टेस्ट कराने पर कि प्राथमिक अल्कोहल कौन सा है, द्वितीयक अल्कोहल कौन सा है और तृतीयक अल्कोहल कौन सा है। तो यदि अल्कोहल में लुकास अभिकर्मक मिलाने पर कोई अभिक्रिया ना हो तो वह प्राथमिक अल्कोहल होता है। मतलब जो RCl बन रहा था वो भी ना हो, मतलब कोई भी अभिक्रिया ही ना हो। यदि अल्कोहल में आप अगर लुकास अभिकर्मक मिलाते हो तो उसमें कोई भी अभिक्रिया ना हो तो वह प्राथमिक अल्कोहल होता है। ठीक है। दूसरा है हमारा कि यदि अल्कोहल में लुकास अभिकर्मक मिलाने पर 5 से 10 मिनट में अभिक्रिया हो, मतलब अभिक्रिया एकदम ना होकर 5 से 10 मिनट में हो तो वह द्वितीयक अल्कोहल होता है। कौन सा अल्कोहल होता है? तो वो द्वितीयक अल्कोहल होता है। इसमें याद रखना है कि 5 से 10 मिनट में अभिक्रिया होती है। अब तीसरा है कि यदि अल्कोहल में लुकास अभिकर्मक मिलाने पर तुरंत ही अभिक्रिया हो तो वह तृतीयक अल्कोहल होता है। मतलब कि प्राथमिक अल्कोहल की ये पहचान होगी कि इसमें कोई भी अभिक्रिया नहीं होगी और द्वितीयक अल्कोहल की ये पहचान है कि इसमें अभिक्रिया होती तो है लेकिन 5 से 10 मिनट में, और तृतीयक अल्कोहल की ये पहचान है कि इसमें तुरंत ही अभिक्रिया हो जाती है। अब हम देखेंगे 7वां क्वेश्चन जो कि हमारा विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखो। तो आपको मैंने पिछली वीडियो में समझाया था कि जो ये विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया है इसकी ट्रिक क्या है। तो जैसे ही आप देखो कहीं भी लिखा हुआ विलियमसन संश्लेषण, क्या है? विलियमसन संश्लेषण, तो इसे कैसे पहचानोगे? तो जैसे ही आपको दिखे सन, तो सन से समझ जाओ कि जो सन है वो हमें ईथर देता है। क्या देगा? तो इसमें क्या बनेगा? तो इसमें ईथर बनता है। जैसे ही आपको देखिए विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया तो आपका एकदम दिमाग में आना चाहिए कि अच्छा मैडम ने ट्रिक बताई थी कि जो सन होता है तो वो क्या देता है? ईथर देता है। तो इसमें हमें क्या बनाना है? इसमें हमें ईथर बनाना है। तो ईथर का सूत्र होता है ROR, तो इसमें ये बनेगा। ठीक है, ईथर बन जाएगा इसमें ROR। तो अब ईथर के लिए इसमें कितने R हैं? 2 R हैं। तो एक R इधर लगा दो, एक R इधर लगा दो। ठीक है, और कर दो फिर प्लस। अब ये क्या है? O है बीच में, तो इसे इसके साथ ले आओ। तो RO तो कुछ नहीं होता, RONA ले सकते हो। क्या ले सकते हो? RONA। क्या आएगा? RONA। अब ये R अकेला रह गया तो इसके साथ एक हेलोजन तत्व ले लो, मतलब X ले लो, हैलाइड। ठीक है, X ले लिया गया। अब ROR तो हो गया। अभी क्या है? NaX है बचा। तो बस यही तो है विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया। कितनी तो आसान है।
आपको इसमें बस ये देखना है। अच्छा, इसमें क्या आ रहा है, सन। सन क्या बनाता है, ईथर बनाता है। तो ईथर होता है ROR। अब अच्छा हमें ये इसमें ईथर बनाना है, तो हमें यहाँ देखना पड़ेगा। हम एक आर यहाँ लिखा, एक आर इधर लिखा। अब O है, O को इसके साथ कर दो तो RO तो अच्छा नहीं हो रहा, तो इसके साथ Na जोड़ दो। ठीक है, अब एक आर अकेला है तो इसके साथ एक हैलोजन तत्व मतलब X जोड़ दो। अब ROR तो ये रहा, तो क्या बचता है, NaX बचता है। अब R की जगह, R हमारा है एल्किल समूह, इसकी जगह आप CH3C2H5 लिख सकते हो। और जो X दिख रहा है ये है हैलोजन तत्व, मतलब जो कि होते हैं FClBrI, तो हम यहाँ लेंगे Cl। ठीक है, तो अब हम शुरू करते हैं। R की जगह तो हम रखते हैं CH3ONa प्लस, R की जगह रखा CH3, X की जगह हमने लिखा Cl, CH3Cl। इन्हें फिर हीट कर दो। R की जगह रखा CH3O CH3 और प्लस Na। X की जगह हमने रखा Cl NaCl। तो बस ये हमारी विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया। तो ये तो हुआ। तो ये हमारा सोडियम एल्कोक्साइड क्या है, सोडियम एल्कोक्साइड। सोडियम तो हो गया Na और एल्कोक्साइड, ऑक्साइड मतलब O, ऑक्साइड मतलब O और CH3 के साथ। ठीक है, एल्कोक्साइड क्यों हुआ, क्योंकि ये एल्किल समूह है जो CH3 है, तो एल्को और O को कहते हैं ऑक्साइड, तो हो गया सोडियम एल्कोक्साइड। तो ये है कि एल्किल हैलाइड, और ये हमारा एल्किल हैलाइड मतलब ये एल्किल समूह और ये हैलोजन समूह आपस में जब ये मिले तो हो गया एल्किल हैलाइड। तो एल्किल हैलाइड को सोडियम एल्कोक्साइड के साथ गर्म करने पर ईथर बनता है। तो यही हमारी विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया है। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिए। थैंक यू।